दोस्तों, हम आपको आज 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, आज इसी को पढ़ाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय संख्याएं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप सबसे पहले वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला चैप्टर जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, इसको पढ़ाते हैं आज हम। तो सबसे पहले मैं बुक में आपको दिखाऊंगी कि इसमें है क्या इस चैप्टर में। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी थोड़ा सा कि यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें क्या लिखा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, ठीक है। और जहाँ पर इसका मतलब है जो r है, r का मान 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और जो b का मान है वो r से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। ये लिखा है कुछ प्रमेयिका के बारे में। और यहाँ पर लिखा है कि न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि इसी प्रमेय का लेमा पर आधारित है। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं नीचे दिखाना चाहूँगी, थोड़ा सा यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, इसको ज़रूर पढ़िए, तो अच्छे से आपको सवाल जो हैं वो अच्छे से आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो मैं इस वाले पेज पे दिखाना चाहूँगी आप लोगों को कि यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल दिए रखे हैं इन्होंने, इसको भी आप सॉल्व कीजिए। इसको स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3 यहाँ पर ऐसे समझाया गया है। और एग्जाम्पल यहाँ पर पहला जो है वो नीचे आपको दिखाऊंगी, ये दिया रखा है, इसको सॉल्व है, ये मैं इसको नहीं करवाऊंगी। इसमें स्टेप भी हैं, 1, 2, 3 स्टेप में सॉल्व है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमेयिका के बारे में कुछ दिया है कि न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इतने अंतर्निहित हैं कि लोग प्रायः न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि यद्यपि न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही दूसरे पेज पे लिखा गया है, परंतु इसे सभी पूर्णांकों शून्य को छोड़कर, अर्थात जो b का मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा, के लिए लागू किया जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझाया गया है। और एग्जाम्पल दूसरा भी दिया है, उससे भी सॉल्व किया गया है, उसको भी कीजिए आप खुद से। तीसरा एग्जाम्पल भी है, चौथा भी है, इसको आप सॉल्व कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। चौथा एग्जाम्पल भी है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी प्रश्नावली पर चलती हूँ कि ये प्रश्नावली है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, उसको आप कॉपी पे थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं आपको प्रश्नावली ये जो 1.1 है उसको करवाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये क्या होती है। बुक में मैं आपको दिखा चुकी हूँ बुक में, ठीक है। ये क्या होती है, a बराबर bq प्लस r, जहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फिर आपको समझा देती हूँ। जहाँ पर जो r का मान है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। किसका मान, r का मान। और b का मान जो है वो हमेशा r से बड़ा होगा, ठीक है। और ये हमारी प्रमेय है,
तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें A, B, Q, R क्या है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल लूँगी एक, कि जैसे मान लीजिए 5 है, 5 हमारे पास कोई संख्या है, इसमें हम 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 से भाग जब देंगे तो ये 2 बार जाएगा आपका भाग, और कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 हमारा शेषफल है, ठीक है, ये शेषफल है। तो इसमें क्या होता है, A और B क्या होता है कि जो A होता है वो हमारा भाज्य होता है। A क्या होता है, भाज्य होता है, यानी कि A होता है, ठीक है, ये A होता है भाज्य, जिसमें भाग देते हैं। और B क्या होता है, जिससे भाग देते हैं, यानी कि 2 से भाग दिया है तो ये भाजक भी बोलते हैं इसको, जिससे भाग देते हैं। और वैसे B का मान हुआ ये, ठीक है, कौन, 2, ठीक है। और जो Q होता है हमारा भागफल, ठीक है, भागफल होता है, और इसमें Q होता है, ठीक है, भागफल। और R जो होता है वो हमारा, यहाँ पे हमने लिखा है पहले से शेषफल है, 1 आया है तो ये R होता है शेषफल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि इसको कैसे लिखते हैं। प्रमेय से मैं लिख रही हूँ, प्रमेय से क्या होता है कि भाज्य, ये आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा, आप ये जानते होंगे इसको कि क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा, इसे आप जानते होंगे इस फॉर्मूला को, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो अगर हम लोग वही चीज प्रमेय में है तो इसके हिसाब से अगर लिखेंगे तो इसे कैसे लिख सकते हैं, हमारा A का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। भाजक 2 है तो 2 लिख देंगे, गुणे भागफल कितना आया था, 2, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। शेषफल आया था, 1 आया था शेषफल, ठीक है, तो 1 लिख देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस वाले भाग को, तो ये इसी के बराबर यानी कि 5 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 और 1 5, ठीक है। तो ये 5 5 देखो बराबर आ गए, ठीक है। तो प्रमेय कुछ नहीं है, बस यही प्रमेय है, इसको याद रखना है बस, A बराबर BQ प्लस R, यही हमारी प्रमेय है, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसी के बेस पर हमें अपनी जो प्रश्नावली है उससे सॉल्व करना है। तो मैं आपको अपनी बुक दिखाऊंगी, बुक में है पहला सवाल, उसको पढ़ती हूँ कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो मैं आपको न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है वो आपको कॉपी पे समझा चुकी हूँ क्या होती है। तो सबसे पहले इसका पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन पहले में दिए हैं। पहला है 135 और 225। तो चलिए इसी को पहले सॉल्व करती हूँ कॉपी पर। पहले मैं डाल लेती हूँ क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले का पहला है, ये कितना दिया है 135 और 225, ठीक है, ये दिया है। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो 135 और 225 में कौन सी संख्या बड़ी है 225, इसलिए मैंने ये निशान 225 की तरफ लगाया है क्योंकि 225 135 से बड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर भाग करके दिखाऊंगी और यहाँ पर स्टेप में दिखाऊंगी कि इधर पे स्टेप लिखूंगी और इधर पे भाग दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। 225 में किसका भाग देना है 135 का, ठीक है। तो ये करीबन जाएगा एक बार, तो आएगा 135
इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गए 0 और यहाँ से हासिल लेंगे 12 हो जाएंगे, 12 में से 3 जाएंगे तो आपका आएगा 9 और यहाँ 1 में से 1 गए, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर मैं स्टेप लिखती हूँ, स्टेप नंबर फर्स्ट डालती हूँ। पहला स्टेप है हमारा, कैसे लिखते हैं इसके अनुसार लिखना है मुझे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के हिसाब से लिखना है। तो इसमें भाज्य क्या है 225, ठीक है, 225 बराबर भाजक क्या है जिससे भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं 135 से, गुणे क्या होता है भागफल, भागफल हमारा 1 आया है और क्या होता है शेषफल यानी कि r होता है। तो शेषफल आया है 90, तो 90 लिख दिए हमने। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या है कि जो जिससे हम भाग दे रहे थे वो हमारा अंदर चला जाएगा, यानी कि 135 जो है वो अंदर चले जाएंगे और हम अब 90 से भाग देंगे 135 में, ठीक है। तो ये करीबन जाएगा एक बार तो आएगा 90, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 5 और 13 में से 9 जाएंगे तो ये 4 बचेंगे, 45 आ गया। तो यहाँ पर हम स्टेप लिखेंगे अपनी, स्टेप 2 नंबर है हमारी, भाज्य क्या है 135 जिसमें भाग देते हैं और जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, यानी कि 90 से भाग दे रहे हैं तो 90 गुणे कितने बार भाग गया 1 बार, तो गुणे 1 प्लस शेषफल कितना आया 45, ठीक है। और दोस्तों तब तक करते हैं भाग को जब तक कि शून्य ना आ जाए। तो अब जैसे हमने 135 अंदर कर लिए थे तो इसी हिसाब से अब क्या होगा कि 90 अंदर चले जाएंगे और 45 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये करीबन जाएगा 2 बार, पूरा कट जाएगा, 45 दूनी 90 होते हैं तो कुछ नहीं बचेगा, 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया और यहाँ पर हमारा भाग जो है वो ख़त्म हो गया। तो स्टेप हम लिखेंगे, स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा, भाज्य क्या है 90, ठीक है, और जो भाजक है वो है 45, क्योंकि 45 से भाग दिया है हमने लास्ट में, गुणे भागफल आया है 2 प्लस शेषफल आया है 0, तो 0 लिख दिया, ठीक है। अब किताब में या बुक में क्या बोला था कि एचसीएफ ज्ञात करना है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, एल्गोरिथम से, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा यानी कि एचसीएफ होगा 45, क्योंकि जिससे हमने लास्ट में भाग दिया है यानी कि 45 से भाग दिया है तो यहाँ पे आंसर 45 हो गया। या ऐसे देख लेते हैं कि स्टेप जो हमारी लास्ट वाली स्टेप है उसमें भाजक क्या है, भाजक ये हमारा 45, तो यही देख लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा यानी कि एचसीएफ बराबर 45, ठीक है। तो चलिए दोस्तों दूसरा सवाल देखती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में। सबसे पहले बुक में दूसरा नंबर कौन सा है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। दूसरा नंबर ये है 196 38 220। तो चलिए इसी को करती हूँ, जैसे मैंने पहला किया है वैसे ही इसी को भी करना है। कितना था 196 और 38 220 है, ठीक है। तो इसको करती हूँ। पहले क्या करना है कि ये देखना है कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो 38 220 जो है वो 196 से बड़ा है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे भाग करूँगी, यहाँ पर स्टेप में लिखूँगी। तो 196 से भाग दिया जाएगा 38 220 में, ठीक है। तो ये इसमें 3 संख्या है तो इसमें भी 3 लेंगे यानी कि 382 लेंगे। तो ये करीबन जाएगा एक बार आएगा आपका ये आएगा 196, ठीक है। इसको घटाएंगे तो ये यहाँ से हासिल लेंगे, 12 हो गए, 12 में से 6 गए 6
तो यहाँ पर बचे 7, क्योंकि यहाँ से ले ली थी 7 और यहाँ से लेंगे तो 17 हो जाएंगे। 17 में से 9 जाएंगे तो आपका ये बचेगा 8। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गए क्योंकि यहाँ से ले ली थी, यहाँ से तो 2 हो गए, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, 186 हो गए। अब हमारे पास 2 है पहले से तो 2 लिख लेंगे यहाँ पर। तो अब भाग देंगे 196 से। ठीक है, कितने बार जाएगा ये? करीबन 9 बार जाएगा आपका। 9 बार जाएगा तो ये आपका आएगा 17 64। ठीक है, आप करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, 12 में से 4 गए तो ये बचे आपके 8 और यहाँ से हासिल ले ली थी, यहाँ 5 हो गए, यहाँ से हासिल आप लेंगे तो 15 हो जाएंगे। 15 में से 6 जाएंगे तो आपका ये बचेगा 9। ठीक है, यहाँ पर हासिल ले ली थी इसलिए यहाँ पर 7 बचे, 7 में से 7 गए 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब भी हमारे पास 0 है, यहाँ पर देखिए, तो हमने 0 यहाँ पर उतार लिया। ठीक है, अब हमारे पास हो गए 980। अब 980 में 196 से भाग देना है तो ये करीबन आपका 5 बार चला जाएगा। 5 बार जाएगा तो ये आपका आएगा 980। आप करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। तो ये 980 में 980 चले गए तो 0, कुछ नहीं बचा, भाग हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब इसमें स्टेप लिखते हैं। स्टेप पहला है हमारा कि जो भाज्य है कितने में भाग दे रहे थे? 38,220 में। ठीक है, तो 38,220। ठीक है, बराबर भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक, जिससे भाग देते हैं, वो है हमारा 196। 196 से भाग दे रहे हैं। गुणे क्या होता है? भागफल होता है। भागफल जो है हमारा आया है 195। ठीक है, प्लस में क्या होता है? आर होता है, यानी कि शेषफल होता है। शेषफल आया है हमारा 0। तो यहाँ पर एक ही स्टेप बनी, क्योंकि जो एक संख्या है 196 उसी से पूरा भाग चला गया, यानी कि 38,220 जो संख्या है वो कट गई 196 से ही। तो दूसरी स्टेप यहाँ पर नहीं बनी है, एक ही स्टेप यहाँ पर बनी है। तो क्या करते हैं, एचसीएफ कैसे निकालेंगे कि जो स्टेप होती है, अब इसमें तो एक ही स्टेप बनी है, तो हमने कहा था कि जो लास्ट वाली स्टेप होती है उसमें भाजक देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक ही स्टेप बनी है तो इसी में हम भाजक देखेंगे। भाजक कितना है हमारा? 196। ठीक है, इसी से भाग दिया है ना, पूरी संख्या हमारी कटी है इसी से। 38,220 ये पूरी संख्या कटी है, तो भाजक कितना है? 196। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आप देखते हो कि जो पहले का जो तीसरा है, पहले का तीसरा मैं आपको बुक में दिखा रही हूँ। पहले का जो तीसरा है 867 और 225। ठीक है, ये है। अब इसको मैं करती हूँ, यहाँ पर आपको नंबर डाल लेती हूँ मैं। इस वाले पेज पे दिखाऊंगी मैं आपको, इस वाले पेज पे दिखाऊंगी। तीसरा नंबर है हमारा, कितना है? 867 और 255 है। ठीक है, अब इसमें देखूंगी कौन सी संख्या बड़ी है। 867 बड़ा है 255 से। ठीक है, ये संख्या बड़ी है 255 से। तो यहाँ पर हम भाग देंगे कितने में? 867 में। कितने का? 255 का। ठीक है, तो ये आपका जाएगा करीबन 3 बार जाएगा। तो ये आपका आएगा 3 बार, देख लीजिए। 5 तिया 15 की 5, 1 हासिल, 5 तिया 15, 1 16, 16 की 6, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आ गए। इसको घटाऊंगी तो 7 में से 5 गए 2 और 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गया 1।
102 बचे। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप भी लिखती चलती हूँ साथ में। स्टेप पहला हमारा होगा, कैसे लिखते हैं, भाज्य लिखते हैं पहले। तो भाज्य क्या है, जिसमें भाग दे रहे हैं, किसमें दे रहे हैं, 867 में, तो भाज्य लिख लिया। ठीक है, फिर क्या होता है, भाजक, जिससे भाग देते हैं, यानी कि 255 बी का मान। ठीक है, 255। फिर क्या होता है, गुणा में होता है भागफल। भागफल हमारा आया है 3 बार भाग गया है, प्लस शेषफल आया है 102। ठीक है, तो ये पहला स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करेंगे कि 255 जो है वो अंदर चला जाएगा और 102 से भाग देंगे, तो ये आपका जाएगा, ये आपका 2 बार जाएगा दोस्तों। देखिए आप करके, तो ये आपका आएगा 2 दूनी 4 और 0 और 2 एकम 2। ठीक है, 204 आ गया आपका। तो ये 5 में से 4 गए 1 और 5 की 5, यहाँ में से 2 गए 0, कुछ नहीं, 51 आपका आ गया। यहाँ पर हम स्टेप लिखेंगे अपनी। स्टेप नंबर 2 है हमारी, क्या हो जाएगा, भाज्य क्या है हमारा, 255। ठीक है, और भाजक क्या है, 102। गुणा भागफल क्या है, 2 बार भाग गया है, प्लस शेषफल होता है, शेषफल आया है 51। ठीक है, अब भाग को आगे करती हूँ, तो इसमें अब 102 है वो अंदर चला जाएगा। अब 51 से भाग दूंगी तो ये आपका करीबन 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, पूरा कट गया, 102 आ गया, ये 0 आ जाएगा आपका। तो भाग यहीं पर ख़त्म हो गया। स्टेप 3 नंबर आपकी हो जाएगी। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, भाज्य होता है। भाज्य लिखते हैं 102, जिसमें भाग दे रहे हैं। ठीक है, भाजक यानी बी का मान कितना है, 51, तो 51 लिख दिया। गुणा भागफल कितना है, 2 बार भाग गया है, 2 लिख दिया, प्लस शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो लास्ट वाली स्टेप होती है उसमें भाजक देख लेते हैं, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो लास्ट स्टेप ये है 3 नंबर, इसमें भाजक क्या है, या यहाँ पर देख लीजिए 51 से लास्ट में भाग दिया है, तो 51 जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया हमारा 51। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखती हूँ, सवाल दूसरा नंबर देखती हूँ बुक में। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि दूसरा नंबर कौन सा है हमारा, कि पहले इसको पढ़िए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये हमें दर्शाना है, यानी कि प्रूफ करना है। तो चलिए कॉपी में करती हूँ दूसरा नंबर मैं यहाँ पर डालती हूँ अपना सवाल नंबर। तो हम मान लेते हैं कि माना ए एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, जो 6 से, पहले लिख लेती हूँ फिर आपको समझा दूंगी, 6 से बड़ा है। ठीक है, अर्थात जो b का मान है वो हो गया 6। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख रही हूँ, आपको मैं बता भी चुकी हूँ, फिर से लिख देती हूँ। तो यहाँ पर जो पहले मैं लिख लेती हूँ, अतः शेषफल जो है, अतः शेषफल 6 से कम होगा। अब यहाँ पर हमने b का मान 6 लिखा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे
कि मैंने ये b का मान 6 कैसे लिखा है। मैं आपको बुक में दिखाऊंगी कि यहाँ पर नोटिस कीजिए कि जैसे कि b क्यों होता है, तो यहाँ पर 6 का जो 6 है वो b का मान हो जाएगा, b का मान 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी b क्यू मतलब कि 6 है, यहाँ पर 6 है, तो b का मान इसीलिए हमने 6 माना है। और जो r का मान है वो हमारा चेंज हो रहा है 1, और इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो b का मान मैंने यहीं से लिया है 6। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमने 6 लिया है b का मान। तो अब जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अतः शेषफल 6 से कम होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो r का मान है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। और जो b का मान है, यानी कि b का मान 6 आया है, b का मान हमेशा r से बड़ा होगा। तो हमें जब b का मान पता चल गया तो हम कह सकते हैं अतः शेषफल 6 से कम होगा। तो लिख सकते हैं r के मान कितने बन सकते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 भी हो सकता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 तो b का मान ही है। ठीक है, तो ये 0 से जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतने मान हो गए हमारे संभावित r के मान हो गए। ठीक है, अब लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r, ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहला केस नंबर हमारा बनेगा, पहला केस नंबर डाल दिया मैंने, जब r का मान 0 लेंगे। ठीक है, तो इसमें रखेंगे हम r का मान, तो ये आपका आएगा, b का मान 6 है तो 6q। ठीक है, और r का मान हमने रख दिया 0। ठीक है, तो ये आपका आएगा a बराबर 6q। ठीक है, जब r का मान 0 है तब ये आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात लिख रही हूँ कि जो q है कोई भी, लिख देती हूँ, कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है। ठीक है, क्यों कोई भी पूर्णांक हो से 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर पहला डाल देती हूँ। ये समीकरण नंबर हमारा पहला हो गया। तो इस बात को मैं समझाना चाहूँगी कि q का मान कोई भी, मान लीजिए हम सम संख्या भी लें या विषम संख्या लें, उसको अगर 6 से गुणा करेंगे तो हमारी सम संख्या ही आएगी। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। आप सम और विषम संख्या तो जानते ही होंगे कि सम संख्या क्या होती है। मैं बता देती हूँ कि सम संख्या वो होती हैं जो 2 से विभाज्य हों, यानी कि 2 से कट जाएं, 2 से विभाज्य है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, और विषम क्या होता है, विषम संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे कि 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,
9 हो गया और 11 हो गया, ऐसे देखते जाएंगे। ठीक है, तो सम विषम तो आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं आपको समझ में आया है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले से, उसमें बताया है कि सम विषम, वास्तविक, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय संख्या क्या होती है। तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि जैसे हमने कोई क्यू की जगह पर कोई सम संख्या लेती हूँ, जैसे कि 2 लेती हूँ। 2 मैंने क्यों लिया है कि क्योंकि जो 2 है वो 2 से कट जाएगा, ये एक बार जाएगा। ठीक है, कट गया यानी कि 2 से विभाज्य है, तो ये सम है ना। तो इसकी जगह पर हम अगर रखेंगे क्यू की जगह पर 2 का मान, ठीक है, तो ये आपका आएगा 6 दूनी 12। ठीक है, अब ये 2 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 2 छक्के 12। ठीक है, 6 बार जाएगा, पूरा कट गया। देखो सम संख्या है ना, इसलिए हमें पता चल गया कि ये सम संख्या ही आएगी। अब विषम को रख के देख लेते हैं। क्यू की जगह पर अगर हम मान लीजिए क्यू की जगह पर हम 3 रखते हैं, 3 हमारा विषम संख्या है, तो 6 गुणे 3, क्यू की जगह पर हमने 3 रख दिया विषम। ठीक है, अब ये आएगा 6 18। ठीक है, अब इसे 2 से काटेंगे तो 2 9 18, ये भी पूरा कट गया, यानी कि पूरा भाग चला गया, यानी कि ये क्यू की जगह पे कोई भी पूर्णांक हो, चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसे 6 से अगर गुणा करेंगे तो वो सम संख्या ही बनेगी। ये मैंने बात यहाँ पर आपको समझाई है। तो मैं यहाँ पर आपको लिख सकती हूँ, इसको मैं सम लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे लिखूंगी, इसको मैंने समझा दिया कि क्योंकि क्यू के जगह पर अगर कोई भी सम या विषम संख्या लूँ तो वो 6 से अगर गुणा करेंगे तो वो सम ही बनेगी संख्या, इसलिए मैंने इसको सम लिखा है इधर पे। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा पहला था। अब समीकरण नंबर यानी कि केस नंबर 2 देख लेती हूँ। जब r का मान कितना होगा, r का मान यहाँ पर होगा 1। ठीक है, तो इसमें रखूंगी a बराबर b क्यू होता है, तो b का मान 6 है, तो 6q प्लस 1। ठीक है, 1 यानी कि। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया कि 6q है वो सम है, तो मैंने लिख दिया सम। ठीक है, सम, और ये प्लस 1 क्या है हमारा, विषम। ठीक है, तो सम और विषम क्या हो जाएगा, विषम। ठीक है, इसको समीकरण नंबर मैं 2 डाल देती हूँ। ठीक है, अब केस नंबर 3 देखती हूँ। 3 में देखती हूँ यहीं पर समीकरण नंबर या केस नंबर 3 बोलूँगी। केस नंबर 3, जब r का मान 2 ले रही हूँ। ठीक है, r का मान 2, तब आएगा a बराबर b का मान कितना है, 6 है, तो 6q प्लस r होता है, तो r का मान 2 है। ठीक है, ये सम है 6q। क्यों है मैंने बता दिया है पहले ही, और जो 2 है वो हमारा सम है। ठीक है, तो सम और सम क्या हो जाएगा, सम। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 डाल देती हूँ। अब देखती हूँ, अब हमारे r के मान मैंने 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 रख लिया, अब 3 को रखूँगी। r का मान 3 रखूँगी मैं, r का मान 3 रखूँगी। यहाँ पर केस नंबर हमारा कितना बनेगा, केस नंबर मैं डालती हूँ यहाँ पर, केस नंबर 4। ठीक है, जब r का मान 3। ठीक है, अब इसको रखूँगी तो ये 6q, मैं बार नहीं बताऊंगी क्योंकि b का मान 6 है, इसलिए मैं 6q रख रही हूँ, बार नहीं बताऊंगी। तो 6q रख दिया,
प्लस आर का मान कितना है 3। ठीक है, ये सम है। क्यों है मैंने बता दिया है पहले ही। और ये विषम है। ठीक है, सम विषम हो गया। ठीक है, तो ये आपका आएगा विषम। विषम। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब केस नंबर अब देखती हूँ मैं कौन सा। केस नंबर 5। ठीक है, जब r का मान कितना होगा, r का मान 4, तो इसमें रखूंगी 6q प्लस r होता है तो 4 रखूंगी। तो ये आपका सम है और ये भी आपका सम है। 4 है वो सम है, तो ये आपका सम ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है, अब केस नंबर 6 नंबर देखती हूँ। जब r का मान 5 लूँगी, ठीक है, तो a बराबर 6q प्लस r का मान 5। ठीक है, ये आपका सम है और ये आपका जो 5 है वो है विषम। ठीक है, तो सम और विषम आपका आएगा विषम। ठीक है, सम और विषम आएगा आपका विषम। इसको डाल देती हूँ मैं 6 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बात लिखूंगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात लिखूंगी, लिख लेती हूँ पहले कि समीकरण दूसरा, चौथा और 6 नंबर समीकरण नंबर, ठीक, से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 नंबर लिखा है मैंने और 4 नंबर और 6 नंबर क्यों लिखा है मैं आपको दिखाऊंगी। समीकरण 1 तो हमारा सम है, मुझे विषम देखना है, और जो 2 नंबर है ये हमारा विषम है, और जो 3 नंबर है वो हमारा सम है, इसलिए इसको नहीं लिया है। और मैंने 4 नंबर लिया है क्योंकि ये विषम है, और 5 नंबर सम है इसलिए नहीं लिखा। जो 6 नंबर है वो विषम है, तो इसलिए मैंने 2, 4, 6 समीकरण नंबर लिए हैं। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो मैं आपको ये वाला मैंने सवाल जो है समझाया है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बुक में दिखाऊंगी। तीसरा नंबर हमारा क्या है कि किसी परेड में, पहले इसको पढ़ लेती हूँ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात नोटिस करने वाली है कि अधिकतम संख्या पूछी गई है। तो अधिकतम पूछी गई है यानी कि एचसीएफ हमें यहाँ पर निकालना होगा। जो हमारा एचसीएफ निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या वही हमारी एचसीएफ होगा। ठीक है, वही आंसर होगा। तो चलिए इसको करती हूँ मैं बुक में, कॉपी में करती हूँ इसको। पहले तो अपना नंबर डाल लेती हूँ। कौन सा है सवाल नंबर 3 है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि एचसीएफ कौन सी संख्या थी, 616,
616 और 32, ठीक है। इसका जो HCF आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमने आपको HCF निकालना तो पहले बताया ही है। सवाल में ये नहीं कहा गया है कि